अच्छा हुआ कल रात को गाड़ी लेकर तुम खुद लौट आई। मुझे काफी देर वहां रुकना पड़ा, और जब मैं घर लौटा तो देखा तुम सो चुकी थी। मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। क्या बात है, खामोश क्यों हो? कुछ नहीं। हो सकता है देर से सोने के कारण नींद पूरी नहीं हुई। खैर, दिन में सो जाना। मैं चाहता हूं क्योंकि ऑफिस में ज्यादा काम है और आने में फिर से देर हो जाएगी। बाय। प्रणाम बाबूजी। अरे जीते रहो बेटे। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी अपने लिए। तो इसमें मुझे पूछने की क्या जरूरत है, तुम मालिक हो। कैसी बातें करते हैं आप। बैठो बैठो बैठो। अनिल बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फरमाइए। अनिल बेटा, मेरी एक बहन है। आपकी बहन? हाँ, मेरी सगी बहन। सुरेखा नाम है उसका। लेकिन मेरी पत्नी की मेरी बहन से बनती नहीं है, इसलिए सालों से उसने इस घर में आना जाना बंद कर रखा है। आज जिंदगी में पहली बार उसने मुझसे कुछ मदद मांगी है। उसकी चिट्ठी आई है। कैसी मदद? उसके पति यानी मेरे बहनोई का एक फेफड़ा खराब हो चुका है। अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उनकी माली हालत ठीक नहीं है। और अपनी तबीयत को देखते हुए पैसे लेकर अस्पताल में जाने की मुझ में तो हिम्मत नहीं है बेटा। आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। मैं यही तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ऑफिस से 50,000 रुपए लेकर फौरन शहर चले जाओ। जी। ये उनका पता है इसमें, ठीक है? दूसरी बात, इन रुपयों की कंपनी के अकाउंट में एंट्री नहीं करवाना। क्या है कि गोपाल दास जी ने खामखा निर्मला के कान भर दिए, तो समझ रहे हो ना? जी। और मोना से भी कुछ मत कहना। कहीं भोलेपन में उसने जिक्र किया तो। बाबूजी आप बेफिक्र रहिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये 50 और ये 5, 55, ये मैं तुम्हारे नाम पे लिख। नहीं, मेरे नाम पर नहीं लिखना। सिर्फ 5,000 मेरे नाम पर लिखना, और बाकी 50,000 कहाँ और कैसे एडजस्ट करना है साल के आखिर में बता दूंगा। अच्छा। 55,000? हाँ। क्या कह रहे हैं आप? 55,000। अभी देखिए, ये 5,000 उसने अपने नाम से निकाला। चलो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ये 50,000 अरे किसको देना है, कहाँ देना है, ये तो ईश्वर ही जाने। और मालकिन प्यारेलाल से साथ में ये भी कहा है कि ये 50,000 अलग से लिख के रखना। अच्छा? साल के आखिर में बताऊंगा कि इसे कहाँ और कैसे एडजस्ट करना है। रुपया लेकर बिना किसी को बताए बताने कहाँ चलेगा। मालकिन, ये मत समझिएगा कि मैं लगाई बुझाई कर रहा हूँ। अरे नहीं, मैं ईमान की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, अनिल बाबू जवान है, गर्म खून है, और पहली बार इतना रुपया एक साथ देखा है। मैं तो कह रहा हूँ भगवान न करे कहीं किसी के साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो। समझ रही है ना आप? और मालकिन, मालिक पर तो उन्होंने ऐसा जादू कर रखा है कि वो अनिल बाबू के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं कर सकते। इसीलिए आपको चेतावनी दे रहा हूँ मालकिन, कहीं ऐसा ना हो कि सेठ जी से कह के अनिल बाबू सारी जायदाद अपने नाम करवा ले और आप लोग हाथ मलते रह जाए। बिल्कुल। बेटी, तुम्हारा और भैया का ये एहसान मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगी। भैया से कहना उन्होंने ये रुपये भेजकर मेरे सुहाग की रक्षा की है। अब ऐसा क्यों सोचती हैं बुआ जी कि मैं सिर्फ यहाँ पैसा देने आया था और देकर चला जाऊंगा? कल सुबह इनका ऑपरेशन है, जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मगर तुम्हें तकलीफ? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, इसी शहर में मेरी बहन रहती है, रात वहां रहूंगा और ऑपरेशन के वक्त यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है। देखिए, आपके होटल में वो जो डांसर लड़के हैं ना, क्या नाम है उसका? हाँ, सुमन। उसे जरा लाइन देंगे, मुझे उससे बात करनी है। ओह, अब सुनिए, उसका एड्रेस होगा ना आपके पास? मुझे उससे अर्जेंट काम था। अरे ठहरो,
रात भर जागने से सुबह जरा सी आंख क्या लग गई, तुम तो चुपचाप उठकर चल दिए। चलो पहले अंदर चल के नाश्ता करो। अरे मुझे जल्दी है, अभी नाश्ता करने का टाइम नहीं है। जरा सा नाश्ता करने में कुछ देर नहीं हो जाती। चलो ओहो। चलो ना। क्यों वकील साहब, आज अचानक आ गए? सब खैरियत तो है? जी हाँ। इन्हें मैंने बुलवाया है। तुमने? हाँ, वकील साहब से कहकर मैंने आपकी तरफ से एक वसीयतनामा बनवाया है। जी, जिसके तहत आपकी जमीन जायदाद हर चीज की इकलौती वारिस होगी मोना। लेकिन लेकिन क्या? आप क्या चाहते हैं? निर्मला, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि वसीयत मोना और अनिल दोनों के नाम करो। जो मैं कह रही हूँ वही होकर रहेगा। निर्मला, ये तो गोपालदास जी, जरा मोना को तो बुलाइए। जी अच्छा। इसमें मोना को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। निर्मला, फिर भी मुझे मोना से एक दफा बात करने दो। ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहती है। डैडी, आपने मुझे बुलाया? मोना बेटी, मैं मेरी वसीयत तुम्हारे और अनिल के नाम करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं ये वसीयत सिर्फ तुम्हारे नाम करूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम क्या चाहती हो। मोना बेटी, चुप क्यों हो? तुम्हारी क्या राय है? मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। मम्मी ठीक कहती है। मोना? हाँ डैडी। मोना? अब आप क्या सोच रहे हैं? मोना ने तो अपना फैसला सुना दिया। कीजिए दस्तखत। वकील साहब जी, ये लीजिए ये पेन। ठीक है ना मालकिन? जी चलिए वकील साहब। चलिए, नमस्ते। नमस्ते। क्या हो रहा है हुजूर? छोड़ दो, ये हर वक्त का मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। बाप रे बाप, दिमाग का पारा तो आसमान को छू रहा है। हाँ क्यों नहीं, मैडम आजकल पैसे वाली जो हो गई। ये मैडम, ये कुछ जेब खर्च के लिए मिलेगा? क्यों? 50,000 लेकर भी जी नहीं भरा? वो 50,000 जिसके लिए निकाले थे उनको तो दे दिए, यहाँ तो जेब खाली की खाली रहेगी। चलो जेब खाली ही सही, प्यार की झोली तो भर दो। मैंने कहा ना छोड़ दो मुझे। मोना बेटी, जी डैडी। जरा अंदर तो आओ। क्या बात है बेटी? तुम्हारे और अनिल के बीच कोई झगड़ा हुआ है? सुनो बेटी, लड़की जात जिद का नहीं, समझौते का दूसरा नाम है। इस दुनिया में औरत इसलिए पैदा हुई है कि वो दुनिया भर के कांटों को बटोर कर अपने दामन में डाले और बदले में दुनिया को फूल बांटती रहे। एक रेत की दीवार जैसा है यह संसार, जो स्त्री की पवित्रता और प्रेम के सहारे खड़ा है। अगर ये सहारा ही हट जाए तो ये दीवार ढह जाएगी। और जहां तक अनिल की बात है, मेरी तजुर्बेकार आंखों ने परख कर उसे पसंद किया है। और सिर्फ मैंने ही क्यों, तुमने भी तो पसंद किया था। यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है।
उन्हें मैंने ही पसंद किया था। मैंने देवता समझकर उनकी पूजा की थी। लेकिन क्या? बोलो बेटी, क्या बात है? डैडी, एक पत्नी अपने पति की हर ज्यादती बर्दाश्त कर सकती है, उसके हर दुख को सुख समझकर झेल सकती है, मगर अपने पति की जिंदगी में किसी दूसरी औरत का साया भी पड़ जाए तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी औरत? तुम क्या कह रही हो? हाँ, उन्होंने होटल में नाचने वाली एक मामूली औरत के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए हैं। सारी सारी रात उसके घर में रहकर गुजारते हैं। नहीं मोना बेटी, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये सच है, क्योंकि ये सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने उन्हें उस लड़की को गले लगाते हुए देखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें उसके घर से निकलते हुए देखा। नहीं मोना। बस डैडी, मैंने जो देखा है, सुना है, उसके बाद अनिल की शराफत के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहती। मोना, मोना तुम्हें हकीकत। ऐसे फरे हुए इंसान के साथ मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकूंगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अदालत में अपील करके मैं उनसे तलाक ले लूंगी। मोना! डैडी! डैडी! डैडी, क्या हुआ? तुम रहने दो। मैंने फैमिली डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को ताकीद की थी, इन्हें हर किस्म की परेशानी और सदमे से दूर रखें। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से इन्हें गहरा सदमा पहुंचा, जिसके कारण उन पर जबरदस्त पैरालिसिस का अटैक हुआ। अब तो ऐसा लगता है कि सेठ जी सिर्फ सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, पर जुबान से बोल नहीं सकते। डॉक्टर साहब, डैडी ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि जिस सदमे के कारण उन्हें अटैक हुआ है, किसी बेहद खुशी के कारण वो अच्छे भी हो जाएं। बाकी और कुछ कहना हमारे बस के बाहर है। सिर्फ उनकी देखभाल जो है आप लोगों को बहुत रेगुलर करनी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब। आज के बाद हम माँ बेटी के सिवा और किसी भी तीसरे व्यक्ति को उनके पास जाने की इजाजत नहीं रहेगी। अच्छा तो ठीक है, हम चलते हैं। जी। मुझे माफ कर दीजिए डैडी। ना मैं तलाक की बात करती और ना ही आपको यह सदमा पहुंचता। मैं जानती हूँ अपने खानदान में तलाक की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ, अपने दिल से तलाक का ख्याल हमेशा के लिए निकाल दूंगी। अब वो जैसे भी है, मैं उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। कौन? मैं प्यारे आपका दामाद।